हेलो स्टूडेंट्स, ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट 2 और इसमें हम पहले बात करेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी की। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी लाइसेंस देने का एक सिस्टम था गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत कंट्रोल होता था। और लाइसेंस क्या है? अपने आप में एक तरह की रिटर्न परमिशन है जो गवर्नमेंट देती है किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाने के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि प्लेस कहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश होगी, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, और प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी होगी, और एक्सपेंशन वगैरह अगर इंटरप्राइज कर सकती है या नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइसेंसिंग क्या थे? अब लाइसेंसिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट ने इसलिए इंट्रोड्यूस की ताकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को, और जो भी इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट होते जा रहे थे उनको ध्यान में रखा जा सके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जा सके, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की जा सके, टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट किया जा सके, और साथ ही जो नए इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इनकरेज किया जा सके। कंपल्शन फॉर लाइसेंस की यदि आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी उनको ज़रूरी था कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं इस एक्ट के तहत, और लाइसेंस प्रोविज़न्स उनके लिए किए जाएं। फिर जो नई इंडस्ट्री सेटअप होनी थी उनको भी लाइसेंस लेना था लाइसेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत। और यदि वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग में कवर नहीं हो रही थी तो उनको एक मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिट कराना था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को, यदि वो 10 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करती हैं। मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है अपनी फर्म के बारे में कि किस तरीके का ऑपरेशन होगा वहाँ पर, कितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी और किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, किस तरीके से सेल किया जाएगा, उस आपकी फर्म और से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड करते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब बहुत सारे आर्टिकल्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिज़र्व कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो ये ऐसा चाहते थे कि जो रिज़र्व्ड आर्टिकल्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए उन्हें प्रोड्यूस करें, तो उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सकता था। लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या थी कि जो उनके टोटल प्रोडक्शन था उसका 50% तक एनुअल प्रोडक्शन का उन्हें एक्सपोर्ट करना था। इसके ठीक विपरीत जो ऐसी आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करना चाहते थे लेकिन 100% तक अपने टोटल प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनको किसी तरह की यहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। फॉर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में अगर इंडस्ट्रियल यूनिट जो कि कवर हो रही है लाइसेंसिंग के तहत वो अपनी यूनिट को सब्सटेंशियली एक्सपेंड करना चाहती है, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, तो उन्हें इस एक्ट के तहत पहले से गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत थी। यदि आज की बात करें तो 5 ही इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लाइसेंस कंपल्सरी हैं। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात करें तो जहाँ पर आप कहें कि पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा थी, ऐसी लार्ज सिटीज़ में यदि कोई इंडस्ट्रियल अपनी यूनिट लगाना चाहती है तो वहाँ पर प्रायर परमिशन की ज़रूरत थी। और यदि आप इंडस्ट्रियल यूनिट को की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, तो भी आपको कंसर्न्ड अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत थी। साथ ही यहाँ हम बात करने वाले हैं 2 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। तो पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 जो है आपकी, वो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, और उसके मेन फीचर्स क्या हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर फोकस। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि पहले की इंडस्ट्रीज़ में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इम्पॉर्टेंट माना गया था, लेकिन ज़्यादातर फोकस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पर देखने को मिल रहा था। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में
एक एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर खोला गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश हर एक इंडस्ट्री की हर तरीके की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए खोला गया। साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक खोला गया और इस चीज़ पर स्ट्रेस दिया गया कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा अटेंशन मिले, उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अटेंशन मिले और उनको किसी हर हाल में प्रमोट किया जा सके। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, स्पेशल एफर्ट्स किए गए कि स्मॉल और ऑर्डिनरी टाइप की मशीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाएं और उनका मैक्सिमम यूज़ किया जाए, ताकि ये जो स्मॉल स्केल आपकी मशीन्स हैं ये लेबर इंटेंसिव होती हैं, यहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है उन्हें ऑपरेट करने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट को एक तरीके से जनरेट करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया। रोल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ का रोल कंपैरेटिवली लिमिट में करने की कोशिश की गई और उन्हें कैपिटल गुड्स, आयरन, स्टील, पेट्रोलियम, फर्टिलाइज़र जैसी बेसिक और स्ट्रेटेजिक एरियाज़ तक ही लिमिट करने की कोशिश की गई। लाइसेंसिंग पॉलिसी, अब लाइसेंसिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया और ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको मॉनिटर किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके और कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक एम्स के अकॉर्डिंग चला जा सके। पब्लिक सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं आपके वो ज़्यादा एफिशिएंटली चलें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ अर्न किया जा सके। इंडिजीनियस एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी, अब कंट्री ने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को जहाँ तक हो सके डेवलप किया जा सके, लेकिन जहाँ पर इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ कम है वहाँ पर बाय की जा सकती है आपकी फॉरेन और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भी। और हर तरीके से इससे क्या होगा कि आपकी दोनों टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से हर तरीके की जो टेक्नोलॉजी की रुकावट है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको दूर किया जा सकता है। फॉरेन ट्रेड, सेल्फ सफिशिएंसी पर फोकस रहा, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस थी फॉरेन ट्रेड पर, स्पेशली इंपोर्ट्स पर, उनको हटा लिया गया क्योंकि फॉरेन इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस से बहुत सारा रॉ मटेरियल्स या बहुत सारे आपकी गुड्स इस तरीके की थी जिससे फर्दर हैम्पर हो रहा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ऐसे में फॉरेन ट्रेड को लिबरलाइज किया गया और कस्टम और एक्साइज ड्यूटी को काफ़ी कंसेशंस दिए गए। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फोकस किया गया कि रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस किया जा सके और अब किसी तरीके के लाइसेंस को इशू करने की ज़रूरत नहीं थी। यदि आप जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके अंदर इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई लाइसेंस आपको इशू नहीं किया जाना था क्योंकि वो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी थी। बल्कि जहाँ पर आपके इंडस्ट्रीज़ नहीं थी ऐसे क्षेत्रों को तवज्जो दी गई कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइसेंस ईज़िली अवेलेबल करा दिए जाएँ ताकि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो सके। वर्कर्स पार्टिसिपेशन, इस पॉलिसी में फोकस किया गया कि पूरी तरह से लेबर का कॉपरेशन लेकर चला जाए ताकि जो स्ट्राइक्स हैं, लॉकआउट्स हैं, उनके सिचुएशन को फेस ना करना पड़े और ऐसे में आपका जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली चल सके। तो लेबर्स को प्रमोट करने की कोशिश की गई हर तरीके से। सिक इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट ने सिक इंडस्ट्रीज़ पर बहुत फोकस किया और उनके टेक ओवर को बढ़ावा दिया ताकि उनके जो लॉसेस हैं उसको कवर किया जा सके और उन इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से रिहेबिलिट किया जा सके। उसके बाद आपके आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई। कांग्रेस गवर्नमेंट इस पॉलिसी में बेसिकली क्या चाहती थी कि आपकी इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से डेवलप किया जा सके और जो 1977 की जो पॉलिसी थी आपकी लास्ट पॉलिसी, जिसमें जो ड्रॉबैक था कि केवल स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की, पब्लिक सेक्टर को इग्नोर किया गया। तो उन ड्रॉबैक्स को अवॉइड करने के लिए
आपके इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। मेन फीचर्स क्या हैं इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इन्वेस्टमेंट लिमिट जो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए वो बढ़ा दी गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बढ़ाकर 10 से 20 लाख। इसके अलावा जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए 15 से 25 लाख और टाइनी यूनिट्स के लिए 1 लाख से 2 लाख कर दी गई। और एक स्कीम यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की कि जो रॉ मटेरियल हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ईजिली अवेलेबल हो सके। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को भी इनकरेज किया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट किया जा सके। और इसमें हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया गया। बैलेंस ग्रोथ, अब कि लास्ट आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1977 की, वहाँ पर सारा का सारा फोकस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर आ गया था। तो यहाँ पर कोशिश की गई कि एक बैलेंस ग्रोथ हो सके, ना केवल स्मॉल स्केल बल्कि हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी साथ लेकर चल सकें और दोनों इंडस्ट्रीज़ इक्वल रूप से आपके उभर कर अर्थव्यवस्था में सामने आ सके। रेगुलराइजेशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, बहुत सारे लार्ज स्केल की यूनिट्स ऐसे थी वहाँ जहाँ पर एक्सेस प्रोडक्शन लाई कर रहा था, क्योंकि वहाँ लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी और उनको लाइसेंस नहीं दिया गया था कि वो अपनी एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कर सके। तो ऐसे में नेशनल आउटपुट का लॉस हो रहा था और उस नेशनल आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी कि वो अपने एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्रोविज़न फॉर ऑटोमेटिक ग्रोथ, अब हमारे यहाँ पर क्योंकि रिसोर्सेज अंडर डेवलप्ड कंट्री थी तो रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, स्पेशली जब हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं वहाँ पर राइजिंग प्राइसेस की टेंडेंसी देखने को मिल रही थी। और ऐसे में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया गया कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर सकें। अगर उन्हें ज़रूरत है कि वो लाइसेंस्ड कैपेसिटी से ऊपर भी जाकर उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो वो ऐसा कर सकते थे। तो एक तरीके से ऑटोमेटिक ग्रोथ को के लिए प्रोविज़न किया गया। पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। वहाँ जो स्टाफ था और एग्जीक्यूटिव्स थे उनके प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई और ऐसे लोगों को मैनेजर अपॉइंट किया गया जिनका प्रोफेशनल एटीट्यूड था। इससे क्या हुआ कि वहाँ जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई ताकि लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा सके। सिक इंटरप्राइजेज, सिक यूनिट्स को रिवाइव करने की कोशिश की गई, उनकी एफिशिएंसी को दोबारा से लाने की कोशिश की गई, उनको मोटिवेट किया गया, हेल्दी यूनिट्स के साथ कनेक्ट किया गया, तरह तरह के टैक्स कंसेशंस दिए गए और उनको वायबल बनाने की हर संभव कोशिश की गई इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया गया, उन्हें तरह तरह के कंसेशंस और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई जिससे वो इंपोर्ट कर सके टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा को, ताकि हमारे यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, जहाँ पर कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने को तैयार नहीं था वहाँ पर गवर्नमेंट की प्रेफरेंस थी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और न्यूक्लियर प्लांट्स वहाँ खोले जाएँ ताकि ये प्लांट्स जो भी इंटरमीडिएट गुड्स की ज़रूरत है स्मॉल एंसिलरी यूनिट्स के लिए उसको पूरा कर सकें और इन बैकवर्ड रीजन्स का भी डेवलपमेंट हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पॉलिसी में फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जहां आप एनर्जी की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, तो इन सभी सोर्सेज को एज अ होल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने प्रमोट करने की कोशिश की ताकि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश ही ना हो बल्कि अच्छे से सुचारू रूप से काम कर सके, वहाँ प्रोडक्शन में किसी तरीके की कोई रुकावट देखने को ना मिले। फिर जो लास्ट फोकस था इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का वो था प्राइस स्टेबिलिटी, कि इंडस्ट्री में जिस तरीके से प्रोडक्शन हो उससे प्राइस स्टेबिलिटी इकनॉमी में कायम रह सके। इंडस्ट्रीज़ को रोकने की कोशिश की गई कि वो किसी तरह की स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ या होर्डिंग्स में इन्वॉल्व ना हो जिससे प्राइस राइज हो इकनॉमी में, और इसके लिए गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में एक बातचीत का दौर आरंभ किया गया ताकि कंज्यूमर को बेनिफिट हो सके और इकनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो सके।